अब मुझे ये बताइए कि कौन गोवा का व्यक्ति है, 15 लाख की आबादी है, कोई 15 लोग भी खड़े होकर ये कह सकते हैं कि जो डबल ट्रैक बन रहा है, रेल ट्रैक बन रहा है, इससे गोवा का भला होगा? जनता क्या ये बात जानती है? क्या जनता ये नहीं जानती है कि उसका यूज क्या है, कि उस वहां से कोयला ले जाया जाएगा, उससे गोवंस की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ेगा, गोवा की एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। गोवा के लिए तो ये विन विन नहीं, लूज लूज का सौदा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप निर्णय मत लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही है, लेकिन आप गोवन से बिना पूछे कैसे कर सकते हैं? और गोवन अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास कोई एक आदमी भी आ जाए ना अपनी प्रॉब्लम लेकर, और अगर उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो केजरीवाल जी बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस लेने में 1 मिनट नहीं लगाते। यहाँ पर तो पूरा गोवा विरोध कर रहा है डबल ट्रैक का, रेल ट्रैक का, और गोवा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं हम तो बनाएंगे। यहाँ की राजनीति रीडिफाइन हो गई। नाउ इन गोवा पॉलिटिक्स इज बिटवीन आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, स्ट्रेट फाइट बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। कांग्रेस इज इररेलेवेंट नाउ। कांग्रेस ने जितना धोखे की राजनीति करी, पॉलिटिक्स ऑफ बिट्रेल किया जनता के साथ। 17 विधायक उनके पिछली बार विधानसभा चुनाव में जीते, जिसमें से 12 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया था, और चुनाव जीतने के थोड़ी देर बाद ही बीजेपी में चले गए। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ बिट्रेल है, ये गोवंस को पसंद नहीं है। वो सब बर्दाश्त कर सकते हैं, गोवंस धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कांग्रेस इररेलेवेंट हो गई है, और स्ट्रेट फाइट है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। नमस्कार, गोवन वार्ता लाईव्हच्या महासंवाद कार्यक्रमात मी किशोर नाईक गावकर आपलं स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपण एका अशा गेस्टची महासंवाद साधणार आहोत जो गेस्ट काल दिल्लीहून गोव्यात दाखल झाला आणि संपूर्ण गोवा त्यांनी आपल्या मुठ्ठीत घेतलं। कालपासून गोव्यात एकच नाव चर्चेत आहे, ते म्हणजे राघव चड्ढा। कोण आहेत राघव चड्ढा? राघव चड्ढा हे एक युवा नेते आहेत आम आदमी पार्टीचे, दिल्ली विधानसभेचे आमदार, देशातील सर्वात युवा प्रवक्ते। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत। आज आम आदमी पक्षाच्या पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीचे ते सदस्य आहेत। पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी ही आम आदमी पक्षाची कोर कमिटी आहे, जी कोर कमिटी पक्षाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेते, पक्षाची धोरणे ठरवते। अशा या कोर कमिटीमध्ये राघव चड्ढा हे सदस्य आहेत। म्हणजे आम आदमी पक्षाची स्थापना आणि दिल्लीत सत्ता मिळेपर्यंतच्या वाटचालीत राघव चड्ढा यांची प्रमुख भूमिका आहे। तर या 32 वर्षीय युवकाने राजकारणात प्रवेश केला तो केलाच, परंतु त्याचबरोबर एका राजकीय पक्षाच्या महत्त्वाच्या समितीत त्यांना स्थान मिळणं आणि त्या राजकीय पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते बनणं अशापर्यंतचा त्यांचा प्रवास राहिलेला आहे। आपल्याला ठाऊकच आहे की भारत हा सर्वात युवा देश म्हणून ओळखला जातो। भारतात जास्तीत जास्त युवकांनी राजकारणात यावं अशी इच्छा प्रत्येकजण व्यक्त करत असतो, परंतु दुर्दैवानं ज्या पद्धतीनं युवकांकडून प्रतिसाद मिळायला हवा तसा प्रतिसाद युवकांकडून मिळत नाही। युवक मागे राहतात आणि पुन्हा राजकारण हे वयोवृद्ध आणि ज्येष्ठ नेत्यांपर्यंतच मर्यादित राहतं। आम आदमी पार्टी जी सध्याच्या परिस्थितीत गोव्यात एकदम सक्रिय झालेली आहे। गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकींना अजून 15 महिने बाकी आहेत, परंतु प्रचाराच्या स्ट्रॅटेजीच्या बाबतीत आम आदमी पक्षानं आतापासूनच आघाडी घेतलेली आहे। तर आम आदमी पक्षाच्या भावी योजनाबाबत, आम आदमी पक्षाच्या स्ट्रॅटेजीबाबत आपण राघव चड्ढा यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। त्यांच्याकडून या संदर्भातली माहिती जाणून घेणार आहोत। नमस्कार राघव चड्ढा जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। कल आप गोवा में दाखल हुए, ऑब्वियसली आप गोवा में कैसे आए, क्यों आए, ये तो बहुत बड़ा इशू है। हमारे यहाँ के पावर मिनिस्टर हैं नीलेश काब्राल, उन्होंने गोवा का इलेक्ट्रिसिटी मॉडल ये दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी मॉडल से अच्छा है ऐसा दावा किया था, और वो इस दावे पे ओपन डिबेट के लिए तैयार थे, और आपने वहाँ से वो ओपन डिबेट का चैलेंज स्वीकारा और आपने डेट घोषित की कि 17 तारीख को मैं गोवा में आने वाला हूँ। और आप जैसे आपने घोषित किया था
उस प्लान की तो तरह आप 17 तारीख को गोवा में दाखिल हुए, लेकिन हमारे पावर मिनिस्टर ने बताया कि उन्होंने चैलेंज ही नहीं दिया था और वो पीछे हटे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वंद्व जो कल से शुरू है गोवा में, आज के सब न्यूज़पेपर में आपका ही हेडलाइन है, जो कुछ आपके एलिगेशंस और नीलेश काबराल के एलिगेशंस का जो न्यूज़ है वो आज सब न्यूज़पेपर का हेडलाइंस है। मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट दैट एग्जैक्ट इलेक्ट्रिसिटी मॉड्यूल ऑफ दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल का इलेक्ट्रिसिटी मॉड्यूल है वो क्या है एग्जैक्ट। दिल्ली में 2 करोड़ पॉपुलेशन है, आप 2 करोड़ पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा कैसे देते हैं? देखिए 2013 में 2013 में जब हमारी पहली बार सरकार बनी, 2012 में बनी इनफैक्ट, तो हमें 2013 में जब बनी तो 2013 में जब हम फर्स्ट टाइम 28 सीटों के साथ हमने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट दिल्ली में बनाई, तो उस समय दिल्ली के अंदर बिजली बहुत महंगी थी। देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली के दामों में दिल्ली का राज्य का नाम आता था, आसमान छू रहे थे बिजली के दाम। और बिजली जो मिलती थी वो भी आती कम थी, जाती ज़्यादा थी, यानी कि जगह जगह लोड शेडिंग होती थी, लोड फ्लक्चुएशन होती थी, पावर कट्स लगते थे, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे दिन में बिजली चली जाती थी। तो पूरा जो पावर सेक्टर था वो बहुत बुरी हालत में था। हम आए और हमने अपने शुरुआती कैबिनेट डिसीजंस में सरकार बनने के कुछ ही दिनों के भीतर ऐसे निर्णय लिए जिससे दिल्ली के अंदर सबसे पहले बिजली के दाम आधे हो गए। जो भी दाम थे 50% स्लैश, तो जनता के हाथ में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आ गई अपनी एस्पिरेशंस मीट करने के लिए। उसके बाद हमने दिल्ली के अंदर 24 घंटे 7 दिन साल के 365 दिन बिजली देना शुरू किया और अनइंटरप्टेड सप्लाई, मतलब बिजली जाती नहीं है। आप भी और आपके बहुत सारे व्यूअर्स जो आज ये शो देख रहे हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके दोस्त दिल्ली में भी हैं। अगर वो आज उन्हें फ़ोन करके पूछें कि ये बताओ दिल्ली में पिछले 5-6 साल से तुमने कभी इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, जनरेटर का प्रयोग किया है, वो सब बोलेंगे कि इन्वर्टर जनरेटर सब समाप्त हो गए, इतिहास की काल कोठरी में बंद हो गए हैं। अनइंटरप्टेड सप्लाई, 24 घंटे सप्लाई, बेस्ट क्वालिटी सप्लाई, और दाम क्या, लगभग फ्री बिजली दिल्ली में मिलती है। 200 यूनिट तक दिल्ली में बिजली के दाम आपको नहीं देने पड़ते हैं, 1 पैसा नहीं, और 200 से 400 यूनिट तक अगर आप खपत करते हैं तो आपका बिजली का बिल आधा आता है। हमने गोवा में आकर भी ये वादा किया है। कल की सबसे बड़ी घोषणा ये थी। ये ज़रूरी नहीं है कि काबराल साहब और मेरे बीच बहस हुई कि नहीं हुई, वो अलग विषय है कि उन्होंने मुझे चैलेंज किया, मैंने चैलेंज स्वीकार कर लिया, मैं आ गया, वो भाग गए, वो डर गए, वो चले गए, उनको पार्टी हाईकमांड से डांट पड़ गई। कोई बात नहीं, पड़ गई तो पड़ गई, पार्टी हाईकमांड की ज़्यादा बात सुनते हैं, गोवा की जनता की कम सुनते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन कल जो हमने अनाउंसमेंट करी है वो ये है कि जब हमारी गोवा में सरकार बनेगी अगली विधानसभा चुनाव में, तो 48 घंटे के भीतर, विद इन 48 आवर्स, हम गोवा में बिजली फ्री कर देंगे। गोवंस को बिजली के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो आज हजारों रुपए के लोगों के बिल्स आ रहे हैं। क्या ये हो सकता है, मुमकिन है? अगर हमने ये करके नहीं दिखाया होता, केजरीवाल सरकार ने ये नहीं किया होता, तो लोग कह सकते थे कि नहीं झूठ बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग थ्रू द हेड्स, ज़रूरी नहीं है कर पाएंगे। हमने ये, केजरीवाल सरकार ने ये करके दिखाया। केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने ये डिलीवर किया है। हम अपना इतिहास, अपनी हिस्ट्री, अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं कि केजरीवाल मॉडल में ये सब होता है। गोवा में भी लागू कर दीजिए केजरीवाल मॉडल, हो जाएगा। गोवा में इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंटरप्शन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी लोगों को नहीं मिल सकती, लेकिन इसीलिए गोवा सरकार का कहना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन वो लाना चाहते हैं, द सेम इशू ऑफ मोलेम वेर इन डबल ट्रैक और इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी आ रही है, उसको भी लोग विरोध कर रहे हैं। सो गोवा सरकार का कहना है कि इसी इलेक्ट्रिसिटी लाइन से वो गोवा के लोगों को अनइंटरप्टेड पावर देंगे, जो डबल ट्रैक बन रहा है। यस। अब मुझे ये बताइए कि कौन गोवा का व्यक्ति है, 15 लाख की आबादी है, कोई 15 लोग भी खड़े होकर ये कह सकते हैं कि जो डबल ट्रैक बन रहा है, रेल ट्रैक बन रहा है, इससे गोवा का भला होगा? जनता क्या ये बात जानती है? क्या जनता ये नहीं जानती है कि उसका यूज़ क्या है, कि उस वहाँ से कोयला ले जाया जाएगा, उससे गोवंस की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ेगा, गोवा की इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा।
गोवा के लिए तो ये विन विन नहीं, लूज लूज का सौदा है। तो आज अगर एक मुख्यमंत्री, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप निर्णय मत लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही है, ये तो इस आधुनिक युग की मांग है। लेकिन आप गोवन से बिना पूछे कैसे कर सकते हैं? और गोवन अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, हमारी सरकार में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास कोई एक आदमी भी आ जाए ना अपनी प्रॉब्लम लेकर, और अगर उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो केजरीवाल जी बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस लेने में 1 मिनट नहीं लगाते। यहाँ पर तो पूरा गोवा विरोध कर रहा है डबल ट्रैक का, रेल ट्रैक का, और गोवा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं हम तो बनाएंगे। किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या लगता है आपको कि जिस तरह से विरोध हो रहा है इस प्रोजेक्ट को, उसमें डबल ट्रैकिंग है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन है, तो सारे लोग इस प्रोजेक्ट को विरोध कर रहे हैं, ऐसा होके भी गोवा गवर्नमेंट अपना डिसीजन बदलना नहीं चाहती, क्या हो सकता है इसका कारण? देखिए, होता यह है कि 2 टाइप की सरकारें होती हैं। एक सरकार जो जनता के हित के लिए काम करती है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, और दूसरी सरकार होती है जो अपने हित के लिए काम करती है, फॉर देयर ओन बेनिफिट। मुझे लगता है कि ये सरकार जो है ये अपने बेनिफिट के लिए काम करती है, इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो अपना फायदा कैसे हो, हम कैसे मालदार बने, उस दिशा में काम करती है, और जनता ये देख रही है। आम आदमी पार्टी ने एक स्लोगन तैयार किया है कि गोवा गोवंस के लिए है, नहीं ना कि अदानी के लिए है। ये जो डबल ट्रैकिंग का जो मुद्दा है वो अदानी से मिला जुआ है, क्योंकि जो डबल ट्रैक से कोल ट्रांसपोर्ट होने वाला है वो अदानी और जिंदाल का कोल रहेगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि गोवा गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गोवा की गवर्नमेंट केवल हाई कमांड के कहने पे चलती है। मैंने कल भी ये कहा कि अगर गोवा के सीएम और गोवा की बीजेपी की लीडरशिप एक छोटे से आदमी के साथ एक पब्लिक डिबेट बिजली के विषय पे जनता के सामने नहीं कर सकती है क्योंकि हाई कमांड ने परमिशन नहीं दी है, तो क्या वो सरकार गोवा की जनता के हित में फैसले ले सकती है? नहीं ले सकती। वो तो हाई कमांड क्या चाहता है वो तो उस पर काम करेगी, गोवंस क्या चाहते हैं उस पर थोड़ी काम करेगी। जनता जो बोलेगी उस पर काम नहीं करेगी, जो दिल्ली में बैठे इनके बॉसेस बोलेंगे उस पर काम करेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ऐसी सरकार चाहिए जो हाई कमांड से राय या हाई कमांड से अपनी इंस्ट्रक्शंस ना ले, गोवा की जनता से इंस्ट्रक्शंस ले और एक ऑनेस्ट सरकार दे। वो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में देने जा रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने प्लान किया है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता उनको मिली, उसके बाद पंजाब में उनके आपके 20 विधायक हैं पंजाब विधानसभा में। 10 विधानसभा में आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे आपको एक भी सीट नहीं मिली। गोवा विधानसभा में भी आप अपने 2017 में विधानसभा इलेक्शन लड़वाई, वहाँ पे 39 सीटें आपने लड़वाई, लेकिन सब सीटें आप हार गए। सो इस बार 2022 में आपने क्या नया प्लान बनाया है गोवा में? आप तो दावा कर रहे हैं कि गोवा में हम सरकार बनाएंगे, तो ये सरकार बनाने के लिए जहाँ पे आपका एक भी विधायक नहीं है वहाँ आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो ये क्या प्लान है आम आदमी पार्टी का? 2013 में फर्स्ट टाइम दिल्ली विधानसभा चुनाव हमने लड़ी थी उसकी, तब भी हमें ये कहा जाता था कि आपके पास तो ना नॉलेज है, ना अंडरस्टैंडिंग है, ना मसल पावर, ना मीडिया पावर, ना पॉलिटिशियंस हो, ना पॉलिटिशियन के जैसे दिखते हो, ना बात करते हो, आप कैसे जीतोगे? पर जनता ने सपोर्ट किया, पीपल सपोर्टेड अस, पीपल की उम्मीद की किरण हम लोग बन गए। उसी हिसाब से मुझे लगता है आज का जो माहौल है गोवा में, गोवंस बड़े परेशान हैं इस पॉलिटिक्स ऑफ बिट्रेल की जो बीजेपी और कांग्रेस की चल रही है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा आपसे। तो गोवा की जनता एक उम्मीद, एक होप की ओर आम आदमी पार्टी की ओर देख रही है और उन्हें लग रहा है कि ये एक मौका इनको देना चाहिए। ये अच्छे लोग हैं, आम आदमी पार्टी वाले पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, ईमानदार हैं, करप्ट नहीं है, अपराइट लोग हैं, और ये जो भी करेंगे गोवा और गोवंस के हित में करेंगे। ये हाई कमांड से नहीं चलेंगे, ये अपनी जेब नहीं भरेंगे, ये बिजली हमें फ्री देंगे। तो एक उम्मीद बनती मुझे नजर आ रही है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। जब बीजेपी बनी थी, बीजेपी जनसंघ के कई वर्षों के पूरे संगठन के बाद उन्होंने उसको इनहेरिट किया था और अपनी एक पार्टी बनाई थी, और बीजेपी को 10 साल लगे थे
1 डेकेड लगा था पूरा अपना पहला राज्य जीतने के लिए। आम आदमी पार्टी को 10 महीने लगे थे अपना पहला राज्य जीतने में। पहला राज्य जीतने के बाद हमने पहले लोकसभा चुनाव में 4 सीटें हासिल करी, जो बीजेपी ने अपने पहले लोकसभा चुनाव में जब वो बनी थी 2 सीटें हासिल करी थी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हम जिस रफ्तार पे आगे बढ़ रहे हैं, और हम नहीं बढ़ रहे हैं, जनता हमें गले लगा रही है और जनता की उम्मीद हम बन रहे हैं। व्हाट इज आम आदमी पार्टी इन गोवा? आम आदमी पार्टी इन गोवा इज गोवंस। ये गोवा के ही तो लोग हैं जिन्होंने कहा यार यहाँ पर भी शुरू करो आम आदमी पार्टी। हम मिलते हैं सब लोग, हम खड़ा करते हैं यहाँ पे, हम चुनाव लड़ाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे और हम सरकार चलाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जनता की उम्मीद बन रहे हैं, एक होप बन रहा है। और मुझे ये साफ नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा अपना 7-8 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से आपको बताऊं कि यहाँ की राजनीति रीडिफाइन हो गई है। नाउ इन गोवा पॉलिटिक्स इज बिटवीन आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, स्ट्रेट फाइट बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। कांग्रेस इज इररेलेवेंट नाउ। कांग्रेस ने जितना धोखे की राजनीति करी, पॉलिटिक्स ऑफ बिट्रेल किया जनता के साथ। 17 विधायक उनके पिछली बार विधानसभा चुनाव में जीते, जिसमें से 12 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया था, वो चुनाव जीतने के थोड़ी देर बाद ही बीजेपी में चले गए। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ बिट्रेल है, ये गोवंस को पसंद नहीं है। वो सब बर्दाश्त कर सकते हैं, गोवंस धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कांग्रेस इररेलेवेंट हो गई है और स्ट्रेट फाइट है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। और मुझे लगता है कि इस फाइट में भी आम आदमी पार्टी होप बन रही है और बीजेपी से लोग सवाल कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी। कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी इज बी टीम ऑफ बीजेपी। एक्चुअली कांग्रेस मुक्त भारत जो घोषणा है वो बीजेपी ने की थी, लेकिन वो सच करवाई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में। जिस दिल्ली में कांग्रेस पावर पे थी, उस दिल्ली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल सका और पहली बार कांग्रेस मुक्त दिल्ली बन गई। जब हम 2013 में हमने चुनाव लड़ा था तो हमारी 28 सीटें आई थी। सरकार बनाने के लिए 36 विधायक चाहिए थे, 70 सीटों की विधानसभा थी। तो कांग्रेस ने हमें आउटसाइड सपोर्ट दिया और हमने एक अल्पमत की सरकार जब चलाई, गठबंधन की सरकार नहीं, अलायंस की सरकार नहीं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई, अल्पमत की। तब बीजेपी कहती थी कि हम कांग्रेस की बी टीम है। आज कांग्रेस कह रही है हम बीजेपी की बी टीम है। तो दोनों कांग्रेस और बीजेपी को आराम से एक दिन बीच के किनारे बैठकर आपस में बात करके तय कर देना चाहिए कि हम हैं किसकी बी टीम, फिर हम जवाब देंगे। अभी आपने कहा कि जिस तरह आपने दिल्ली में बहुत कम समय में आप सत्ता में आए दिल्ली में, गोवा का पॉलिटिक्स कुछ अलग है। गोवा में अभी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में प्रवेश किया। पहले उन्होंने एल्विस गोम्स को अपना लीडर कन्वेनर चुना, अभी एल्विस गोम्स पार्टी से बाहर हैं और आपने राहुल मामरे को। क्या है गोवा में आपको ऐसा लीडर क्यों नहीं मिल सकता हु इज़ पॉपुलरली एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल? पहली चीज़ तो ये है कि कौन आता है कौन नहीं आता ये रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि गोवंस क्या चाहते हैं। आज हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के रोज़ बदलते रहते हैं। एल्विस गोम्स साहब हमारे कन्वीनर थे, उनका मन है कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कॉन्सेंट्रेट करें, लोकल पॉलिटिक्स करें अपनी विधानसभा क्षेत्र की, तो वो कर रहे हैं। रोल्स बदलते रहते हैं। जैसे आप हैं, आप पहले एक बीट रिपोर्टर थे, फिर आप एंकर बने, आप एडिटर बने, आप चीफ एडिटर बने। चीफ एडिटर के बाद हो सकता है आप किसी और जगह आपको भेज दिया जाए, वहाँ पे इंचार्ज बना दिया जाए। तो रोल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में बदलते रहते हैं, उसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक फेस की बात है, लीडरशिप की बात है, मैं 3 चीज़ें कहना चाहूँगा आपको। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में गोवा के 15 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चुनकर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी, नंबर 1। नंबर 2, वो व्यक्ति ऐसे होंगे जिसको पूरी गोवा को उस व्यक्ति पे नाज होगा, दे विल बी प्राउड ऑफ दैट पर्सन। एंड नंबर 3, वी विल अनाउंस दैट पर्सन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। अभी वो समय नहीं है। अभी वो जो पर्सन, वो जो नेता, वो जो लीडर आप चुनेंगे एज अ चीफ मिनिस्टरियल फेस, वो लीडर नया रहेगा कि किसी और पार्टी का रहेगा? मैंने आपको कहा कि वो एक अप्रोप्रिएट टाइम पे बताया जाएगा। मैं अभी सिर्फ 3 चीज़ें कह सकता हूँ जो मैंने बता दी। अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको हम बताएंगे वो कौन है। अभी गोवा के 40 सीट आप लड़ाएंगे। आपने यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द कैंडिडेट्स। आपके कैंडिडेट आइडेंटिफाई में आपका मेन फोकस क्या रहेगा? व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स यू वुड लाइक टू सिलेक्ट? देखिए, आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में आई थी 3 C's को इरेडिकेट करने के लिए।
करप्शन, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, 3 C's, मैं एक 4th C ऐड कर रहा हूँ, करप्शन, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म एंड क्रिमिनल पॉलिटिक्स। जो भी व्यक्ति ये 4 C's को इरेडिकेट करने के लिए रेडी है और इन 4 C's से परे है, उस व्यक्ति को हम अपनी टिकट देंगे। तो आपको उम्मीद है कि ये 4 जो अपने पॉलिसी जो 4 पॉइंट्स बताए, वो 4 पॉइंट्स रख के आप यहाँ पे कैंडिडेट ढूंढ सकेंगे? हम थोड़ी ढूंढेंगे, गोवा की जनता ढूंढेगी। ये मेरी पार्टी थोड़ी है, तो गोवा की जनता की पार्टी है। पीपल ऑफ गोवा विल कम टुगेदर एंड फाइंड, पीपल ऑफ गोवा विल डिसाइड कि कौन किस सीट पे चुनाव लड़ेगा, कौन सीएम बनेगा। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? नाउ यू बीइंग youth leader of your own party, you are just 32 years, I think your birth year is 1988. गोवा में बहुत से यूथ हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उनको जगह नहीं है. Nobody is asking about their knowledge, nobody is asking about their ability, everybody is asking what money power you have, because that is the basic of winning an election. और आपको तो पता है कि विनेबिलिटी इज़ अ मेन क्राइटेरिया. सो इस विनेबिलिटी क्राइटेरिया में नॉलेज और मनी पावर, ये दोनों का आप मिलन कैसे करेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. सबसे युवा देश है दुनिया भर का, और 65% आबादी जो है हमारे देश की, 65% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ बिलो द एज ऑफ 35. अब 65% आबादी अगर युवा है तो इनका रिप्रेजेंटेशन, इनका प्रतिनिधित्व मुख्य धारा की राजनीति में, यानी कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में होना चाहिए. लेकिन आज के समय देखा जा रहा है कि युवाओं के लिए राजनीति में आने के लिए बहुत सारे सिस्टमैटिक बैरियर्स हैं, वो पड़ाव हैं जिन्हें पार करना बड़ा मुश्किल है. आपको मसल पावर चाहिए, मीडिया पावर चाहिए, मनी पावर चाहिए, पॉलिटिकल गॉडफादर चाहिए, आपको एक डायनेस्टी की बैकिंग चाहिए. कई सारी चीज़ें हैं जिसने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को एक तरीके से जकड़ के रखा है और एक कोजी क्लब बनाया हुआ है कुछ लोगों का. और आज कोई व्यक्ति जो गांधी परिवार से ना आता हो, जो यादव परिवार से ना आता हो, जो मुफ्ती परिवार से ना आता हो, जो ठाकरे परिवार से ना आता हो, हाँ, इन लोगों के लिए, जो पासवान परिवार से ना आता हो, इन लोगों के लिए पायलट परिवार से ना आता हो, सिंधिया परिवार से ना आता हो, स्टालिन के परिवार से ना आता हो, राणे परिवार से ना आता हो, गोवा में राणे परिवार है, शरद पवार जी के परिवार से ना आता हो. इन लोगों के लिए राजनीति में आना मुश्किल हो गया है, जो लोग इन फैमिली से नहीं आते हैं. और बीजेपी, कांग्रेस और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें तो नॉन फैमिली वाले व्यक्ति की एक्सेप्टेंस ही नहीं है. मुझे ऐसा लगता है, और मैं बड़ा अनबाइस्ड होकर आपको ये बात बता रहा हूँ, कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो हर व्यक्ति को मौका देती है, बेसिंग उस व्यक्ति की अपनी काबिलियत, उसकी प्रतिबद्धता, उसकी डेडिकेशन, उसका समर्पण, उसका सेक्रीफाइस देखकर उस व्यक्ति को मौका देती है. उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल. अब मैं कौन था? मैं तो एक यंग चार्टेड अकाउंटेंट था. मैं नया लंदन से पढ़ाई करके पहुंचा था, एक अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहा था. अरविंद जी से मिला, अरविंद जी ने मुझे काम करने का मौका दिया अपने साथ. और मैं 23 ईयर्स का था जब मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया. तब तो मेरी दाढ़ी भी पूरी ठीक से नहीं आती थी. उसके बाद मुझे पार्टी ने 26 साल 27 साल की उम्र में पार्टी का नेशनल ट्रेजरर बना दिया. जब कांग्रेस पार्टी के नेशनल ट्रेजरर मोतीलाल वोरा साहब थे उस समय, जो 90 साल के हैं. मैं 26-27 साल में नेशनल ट्रेजरर बना. 29 साल में मुझे मेरा पहला लोकसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल जी ने लड़ाया. 31 साल में मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ पाया. मुझे सरकार में एक अहम, तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझ जैसे हजारों युवा इस पार्टी, लाखों युवा जुड़े हैं, जिसको मौका मिलता है पार्टी में आगे बढ़कर काम करके अपनी काबिलियत साबित करने का, जनता के लिए, देश के लिए कुछ करने का, अपने राज्य के लिए कुछ करने का. ये सिर्फ इसी पार्टी में होता है. हम लोगों के सर पे भी कोई हमारे को पॉलिटिकल गॉडफादर थोड़ी. अरविंद केजरीवाल जी का आप उदाहरण ले लीजिए. अरविंद जी तो एक IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर थे, इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, एक IIT से पढ़े लिखे नौजवान थे, मैक्स से अवार्ड विनर हैं. उनका भी राजनीति से तो दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है. वो तो एक NGO चलाते थे. मदर टेरेसा के साथ उन्होंने कई वर्ष काम किया. तो एक ऐसे व्यक्ति, हम एक ऐसे व्यक्तियों की जमात हैं जिनका राजनीति से कुछ लेना देना ही नहीं है. हमें तो चैलेंज किया गया कि आओ लड़के दिखाओ. हम तो वो आम आदमी हैं जो सड़क पे चलते थे, जिसको ये सारे नेता कहते थे कि हिम्मत है तो पार्टी बनाओ, हिम्मत है तो चुनाव लड़ो, हिम्मत है तो चुनाव जीतो, हिम्मत है तो सरकार बनाओ.
हमने स्वीकार लिया, हमने पार्टी बना ली, हमने चुनाव लड़ लिया, हमने चुनाव जीत लिया, अब इनके सर पे चढ़ के सरकार चला रहे हैं और जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, अपने हित के लिए काम नहीं कर रहे। गोवा में बेसिकली आम आदमी पार्टी का जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस सिर्फ साउथ गोवा में दिखाई दे रहा है। नॉर्थ गोवा में उनका प्रेजेंस अभी उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। इवन नाउ विद दिस कोल एजिटेशन और आम आदमी पार्टी का उस एजिटेशन में सक्रिय होना, ये सब साउथ गोवा ओरिएंटेड पार्टी बन चुके हैं। नॉर्थ गोवा में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ पे अभी तक आम आदमी पार्टी का प्रभाव नहीं दिख रहा है। सो उसके लिए पार्टी के पास क्या योजना है? मैं इस आर्ग्यूमेंट को फ्लिप कर देता हूँ। ये तो गोवा की जनता तय करेगी। अब जब हमने ये कल वादा किया कि चुनाव जीतने के 48 आवर्स के अंदर आम आदमी पार्टी की गोवा सरकार 3% गोवंस हैं जिनको फ्री बिजली मिलेगी और अनदर 20% गोवंस हैं जिनको आधे रेट पे बिजली मिलेगी। 73 + 20 कितना हो गया? 93%। यानी कि 93% आबादी जो है उसको लगभग मुफ्त बिजली आम आदमी पार्टी की सरकार देने जा रही है गोवा में। तो 93% तो ऑल अक्रॉस है, और नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, हर जगह है। लेकिन गोवा के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोवा के पॉलिटिक्स में कुछ विधायक अपने वोटर्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद पे करते हैं, वाटर बिल खुद पे करते हैं, उनके शादी के लिए पैसा देते हैं। सो इसलिए there are some leaders who have won elections on every political party's ticket, so they have created their own identity। so ऐसे identity के बहुत से विधायक गोवा में है जो means wherever they stand they wins the election। ऐसे लोगों को, ऐसे लीडरों को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के पास क्या योजना है, क्या प्लान्स है? देखिए, अगर कोई लोकल एमएलए अपनी विधानसभा क्षेत्र में 20% लोगों के बिजली के बिल भर रहा है, अपना एक वोट बैंक प्रिपेयर कर रहा है और 80% का नहीं कर रहा कि मैं 20% सारे मेरे को वोट डाल देंगे तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा, यही कैलकुलेशन है उनके, आप जिनका भी जिक्र कर रहे हैं मैं जानता हूं कि उनका कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वो 20% क्यों, आप इन 20% को भी और 80% को भी 100% को फ्री बिजली दो। और एमएलए क्यों देगा? एमएलए अपनी जेब से जाकर पैसे दे उनको और वो जाकर भरे। एमएलए क्यों उन पे एहसान करे और हम क्यों एहसान लें? जब सरकार फ्री में दे सकती है, देना चाहिए, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे लागू होना चाहिए। हम क्यों किसी के एहसानों पे जिएं जब सरकार जिसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेसिक अमेनिटी सबको मिलनी चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक वाटर, बेसिक एजुकेशन, गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमएलए के केवल टुकड़ों पे पलना इज नॉट सफिशिएंट। इसी के बारे में मैं अधिक जानना चाहता हूँ कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली में आपने लाया है एजुकेशन सेक्टर में, वो ट्रांसफॉर्मेशन एज अ यूथ आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं? कैन दैट ट्रांसफॉर्मेशन बी ब्रॉट इन गोवा? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो अन्य जगह देखा गया, दिल्ली में खास करके देखा गया, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र करा, उसको गोवा में लागू करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार बनाए और एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट चलाए। आज सिर्फ ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। क्या कोई मुझे ये कह सकता है कि गोवा के अंदर ऑनेस्ट पॉलिटिक्स नहीं है? क्या बीजेपी और कांग्रेस इतने सालों से गोवा में ऑनेस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ऑनेस्ट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। ऑनेस्ट पॉलिटिक्स होगी तो ये सब होगा, क्यों नहीं होगा? जब मैंने कल ही बताया, दिल्ली के अंदर 60,000 करोड़ का बजट है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, 60,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़ कम्स टू 30,000 रुपीज़। यानी कि दिल्ली की सरकार एक आदमी पर दिल्ली के 30,000 रुपये खर्च करती है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, पेंशन, स्कूल, एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब कुछ देती है। 30,000 रुपीज़ पर पर्सन में पर एनम। दूसरी ओर गोवा है, गोवा का बजट है 21,000 करोड़ और पॉपुलेशन है सिर्फ 15 लाख। 21,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 15 लाख कम्स टू अबाउट 1,40,000। यानी कि गोवा की गवर्नमेंट एक आदमी पर थ्योरेटिकली 1,40,000 रुपये खर्च कर रही है और हम 30,000 कर रहे हैं। हम उस 30,000 में ये सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन गोवा की सरकार 1,40,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च कर भी सालाना
ये सब नहीं दे पा रही है। एमएलए को पैसे देना पड़ रहा है बिजली का बिल। सरकार का कहना ये कहाँ जा रहा है पैसा? सरकार का, यहाँ के सरकार का कहना है कि वो जो सोशल वेलफेयर स्कीम चलाते हैं वो गृह आधार है, देन लाडली लक्ष्मी है, दयानंद सामाजिक योजना है। 1,40,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। जब दिल्ली वाले केजरीवाल सरकार आपको फ्री बिजली, पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ दे सकती है, और ये सारी स्कीम्स जो आप मुझे गिनवा रहे हैं इनसे बेहतर स्कीम्स, ये 2,000 रुपए देते हैं कल्याणकारी स्कीम में, हम 3,000 रुपीज प्रति फीमेल देते हैं। ये सारी चीजें जब हम भी चलाते हैं और बेटर चलाते हैं, तो 1,40,000 रुपए में तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। वो तो आपकी जेब में आना चाहिए था पैसा, वो कहाँ चला गया? जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिसिटी का गोवा का स्टडी किया है, आपको और कौन से विषय ऐसे लगते हैं कि गोवा के प्रोमिनेंट है एंड दैट इश्यूज हैज टू बी रिजॉल्व्ड? व्हिच आर द प्रोमिनेंट इश्यूज यू हैव आइडेंटिफाइड ऑफ गोवा? देखिए, देयर आर सेवरल प्रोमिनेंट इश्यूज, लेकिन हु एम आई टू डिस्कस दिस इश्यूज? आई एम अ नोबडी। इट इज फॉर द पीपल ऑफ गोवा टू डिसाइड। वो तय करेंगे कि कौन से इश्यूज हैं जिन्हें उठाना चाहिए, कौन से इश्यूज हैं जिस पे सरकार से जवाब मांगना चाहिए, कौन से इश्यूज हैं जिस पे पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, और कौन से इश्यूज हैं जिस पे प्रोटेस्ट होना चाहिए। आई विल नॉट डिसाइड दिस। हु एम आई टू डिसाइड दिस? Goa unit of Aam Aadmi Party is a standalone independent unit. They will, in consultation with the people of Goa, decide. Now, गोवा का जो सबसे बड़ा इशू है वो है ओनरशिप ऑफ लैंड। इफ़ यू रिमेंबर, गोवा के जो पहले सीएम थे भाऊ साहेब बांदोडकर, he has taken the issue of ownership of land in his first, after coming to power, he has brought that law to give ownership to the farmers. उसके बाद किसी भी सरकार ने लैंड ओनरशिप का इशू नहीं लिया। द एमजीपी पार्टी, व्हाट मीन्स, आपने तो बताया कि आम आदमी पार्टी एस्टेब्लिश होने के बाद 10 महीने में आप पावर में आए। गोवा में हिस्ट्री है, एमजीपी पार्टी विच वॉज बीन एस्टेब्लिश जस्ट बिफोर इलेक्शंस एंड कम टू पावर। इट इज़ एमजीपी पार्टी। व्हेन भाऊ साहेब बांदोडकर वॉज अलाइव, none of a single Congress MLA have been elected in the assembly. After his death, Congress has entered in the assembly. It is his power, and that the main issue he has taken is the ownership of land. वो ownership का जो issue है बाद में किसी भी सरकार ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? Because Goa being the international tourist destination, everyone wants to have their land here, everybody wants property here. तो आम आदमी पार्टी, now you know agitation about IIT in Goa. आम आदमी पार्टी ने इस ओनरशिप का इशू का कुछ स्टडी किया है क्या? देखिए, स्टडी भी किया है, और इस पे आम आदमी पार्टी गोवा इन कंसल्टेशन विद गोवंस निर्णय लेगी। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन और द राइट पर्सन टू कॉमेंट ऑन इट। हमारा यहाँ का यूनिट एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो अपने हिसाब से लोगों से चर्चा कर कर, गोवंस से बात कर कर एक पॉलिसी पोजीशन इवॉल्व करेगा, और जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमने डबल ट्रैक का मुद्दा उठाया। डबल ट्रैक का मुद्दा गोवा की जनता ने उठाया। जनता ने आम आदमी पार्टी के थ्रू उसकी आवाज़ बुलंद करी, और आज एक इतना बड़ा इशू बन गया ये गोवन पॉलिटिक्स में। तो कहने का मतलब ये है, अब बिजली का मुद्दा है, ये गोवा की जनता कह रही है। लॉकडाउन में कितने लोगों के बिल आए, कितने परेशान थे लोग खड़े हुए, लोगों ने कहा बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, सरकार बिजली के रेट कम करे, और अभी सरकार ने बढ़ा दिए बिजली के बिल। तो गोवंस तय करेंगे कि उनके रिसोर्सेज के साथ और उनकी एस्पिरेशंस के साथ क्या होना चाहिए। Okay, now coming at the last point, yesterday Nilesh Kabral has said that he is ready for an open debate, but he is ready to debate with your power minister. Will power minister of Delhi come to Goa to have debate with Nilesh Kabral? देखिए, नीलेश काबराल जी कभी कहते हैं कि मैं किसी से भी डिबेट करूंगा जो दिल्ली से आएगा। कहते हैं मुझे पब्लिक डिबेट करनी है बिटवीन केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बीजेपी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं कि कोई भी आ जाए दिल्ली से, उसका आने जाने का, रहने खाने का खर्चा भी मैं दूंगा, आई विल बियर द एक्सपेंसेस, बट कम एंड हैव अ डिबेट। आई एम सो ईगर टू हैव अ डिबेट। जब मैं आ गया अपने खर्चे पे तो भाग गए, तो कह रहे मैं डिबेट नहीं करूंगा। मैंने तो कभी कहा ही नहीं मैं डिबेट करना चाहता हूँ। आई नेवर सेड आई वांट अ पब्लिक डिबेट। सो ही इज रनिंग अवे बेसिकली। उनकी इच्छा ही नहीं है डिबेट करने की। ही इज गिविंग फ्रिवलियस रीजंस ऑफ प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या है? ही इज एन एमएलए, आई एम एन एमएलए। He is elected by people, I am elected by people. He is working his government, I work with my government. He handles one portfolio, I handle one portfolio. प्रोटोकॉल तो पूरा मैच हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनके पास केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कोई जवाब नहीं है,
because their model is a failure of a model. Their model is about looting the people of Goa. Our model is about giving people more disposable income in their pocket. इसका कोई मैच नहीं है. He knows. और पार्टी हाईकमांड ने उनको ऊपर से डांट लगा दी कि बिल्कुल डिबेट नहीं कर रहा है. मैं पूछना चाहूँगा कि पार्टी हाईकमांड के कहने पे वो पावर मिनिस्टर से डिबेट करने के लिए कह रहे हैं, पहले तो ये क्लियर करें. गोवा के माइनिंग के इशू के बारे में आम आदमी पार्टी का क्या पोजीशन? हम आपको बताएंगे उसके बारे में भी, डिटेल में आराम से बताएंगे. और मैं नहीं बताऊंगा, हमारी गोवा इंडिपेंडेंट यूनिट है, गोवा यूनिट बताएगी. ओके, तर हे होते राघव चड्डा, जे आम आदमी पार्टीचे सर्वात युवा नेतेच नाहीत तर आम आदमी पार्टीच्या पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीचे देखील सदस्य, म्हणजे आम आदमी पक्षाची धोरण, आम आदमी पक्षाचे महत्त्वाचे निर्णय जे घेतले जातात त्या निर्णयात त्यांचाही वाटा असतो. आपण त्यांचा काल इंटरव्ह्यू प्रुडंटवरती बघितलाच. आज त्यांनी गोवन वार्ता लाईव्हशी महासंवाद साधला. त्याचबरोबर काल त्यांची प्रेस कॉन्फरन्सही आपण बघितली असणार. जो कॉन्फिडन्स त्यांच्यात दिसून येतो, म्हणजे एक चार्टर्ड अकाउंटंट, एक युवा आमदार ज्या कॉन्फिडन्स आणि ज्या आत्मविश्वासाने वेगवेगळे विषय हाताळतात, अशाच पद्धतीचे आत्मविश्वास पूर्ण युवा नेते गोव्यात तयार होणार आहेत का? आम आदमी पक्ष अशा पद्धतीच्या सुशिक्षित उच्च शिक्षित युवकांना राजकारणात येण्यास प्रवृत्त करणार का? राजकारणात येणार प्रोत्साहन देणार का? आणि जर प्रोत्साहन दिलं सुद्धा तर त्यांना निवडून आणण्याचा करिश्मा हा आम आदमी पार्टी करू शकणार काय? हे आपल्याला येणाऱ्या दिवसात आपल्याला कळून येईल. आज खूप चांगल्या पद्धतीने आणि दिलखुलासपणे राघव चड्डा यांनी गोवन वार्ता लाईव्हशी संवाद साधला. मी त्यांचा खूप खूप आभारी. धन्यवाद. थँक्यू सो मच.